नमस्कार। आज की पोएम है कुबला खान और ये लिखी है एस.टी. कॉलरिज ने। इस पोएम के बारे में कहा जाता है कि ये एक सपना था जो एस.टी. कॉलरिज ने देखा था। एस.टी. कॉलरिज ओपियम का थोड़ा उसको लत थी, ओपियम खाई उसने और फिर किताब पढ़ने बैठ गया। जो किताब वो पढ़ रहा था वो एक हिस्ट्री की किताब थी जिसमें कि कुबला खान के बारे में लिखा हुआ था और उस किताब को पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। नींद में उसने सपना देखा कुबला खान के बारे में, उसकी प्लेजर डोम के बारे में और नींद से फिर वो जाग गया एकदम से चौंक कर और लिखने बैठ गया। उस जो प्लेजर डोम उसने सपने में देखा उसको वो कागज़ पर उतारने लग गया शब्दों के माध्यम से। मतलब ये जो पोएम है एक नशे में लिखी हुई है। लेकिन जब इस पोएम को लिख रहा था तभी कोई दरवाजे पर आ गया, किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया और वो पोएम बीच में रुक गई। और जहाँ रुक गई वो उतनी ही पोएम है, यानी इसका जो इरादा था एस.टी. कॉलरिज का 200 या 300 लाइन की पोएम लिखने का इरादा था और लेकिन ये 54 लाइंस हैं जो लिख पाया वो, और वही लाइंस आपके सिलेबस में हैं और वही आप पढ़ेंगे आज मेरे साथ। ये पोएम जो लिखी गई, लिखकर जो पूरी हुई, ये 1797 में यानी 1797 में ये लिखी गई और पब्लिश हुई 1816 में। तो ये डेट्स आप नोट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। और इसके 2 सबटाइटल्स भी हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं। अ विज़न इन अ ड्रीम, कुबला खान का एक सबटाइटल तो ये है अ विज़न इन अ ड्रीम, और दूसरा सबटाइटल है अ फ्रैगमेंट। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। कुबला खान चंगेज़ खान का पोता था। चंगेज़ खान से आप परिचित होंगे। ये मंगोल डायनेस्टी बहुत फेमस रही है, फेमस क्या बड़ी नोटोरियस रही है। इन्होंने इंडिया पर भी आक्रमण किए थे और चाइना तो इनके कब्जे में था ही। तो मंगोल अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, अपनी क्रूरता के लिए भी जाने जाते हैं। ना वो सिर्फ वीर हैं, ना सिर्फ बहादुर हैं, ब्रेव हैं, बल्कि वो क्रूअल भी अव्वल दर्जे के थे। तो अलग ही उनकी बादशाहत थी, अलग ही उनकी शानो शौकत थी। और यहाँ पर आप जो देखेंगे वही शानो शौकत देखेंगे। यानी कुबला खान ने एक महल, एक हवेली बनाने का आदेश दिया और वो हवेली कितने बड़े एरिया में फैली हुई थी और उसकी सराउंडिंग्स कितनी अजीब थी और मतलब कितनी एन्चांटिंग थी, मन को मोह लेने वाली थी। यानी अगर आप देखें तो आपको लगे कि ये इस धरती का नज़ारा तो है ही नहीं, इस तरीके की सराउंडिंग्स थी उस महल की। ये पोएम हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पहले तो थी, क्योंकि ये देखिए आगरा यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नंबर 26 ये बुक है मेरी, जो मैं पढ़ती थी तब की बुक है। तो लेकिन बाद में ये सिलेबस से क्यों हटा दी गई मुझे नहीं मालूम। अभी किसी बच्चे की रिक्वेस्ट मुझे आई है, शायद किसी और यूनिवर्सिटी में प्रेस्क्राइब्ड होगी। तो चलिए, खूबसूरत पोएम है, पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ में मैंने पढ़ी थी, आज फिर से पढ़ लेते हैं। इन Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alf the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. इन Xanadu, Xanadu चाइना में है जगह, और मैंने आपको बताया कि ये जो मंगोल एम्पायर है ये चाइना में था, चाइना इनके कब्ज़े में था, चाइना पर इन्होंने राज किया था। चंगेज़ खान का ये ख़ानदान है। तो Xanadu में, ये Xanadu पीकिंग बीजिंग के पास जगह है Xanadu, वहाँ पर डिड कुबला खान ने स्टेटली माने शानदार, रौबदार, प्लेजर डोम, प्लेजर मीन्स आनंद के लिए, डोम गुंबद होता है, यानी एक महल, एक पैलेस, अपने आनंद के लिए, अपने मज़े के लिए, अपने आराम के लिए एक आराम गाह बनाने का डिक्री माने आदेश दिया। तो कुबला खान ने Xanadu में एक शानदार आराम गाह बनाने का आदेश दिया, हुक्म दिया। व्या, जहाँ, आल्फ नदी का नाम है, आल्फ द सैक्रेड रिवर, पवित्र नदी आल्फ
रेन माने बहती थी, फ्लोड। थ्रू कैवर्न्स, थ्रू का मतलब होता है में से होकर, कहाँ कहाँ से होकर बहती थी, कैवर्न्स, गुफाओं में से होकर। और वो गुफाएं थी कैसी, मेजरलेस, मेजरलेस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको नापा नहीं जा सकता, इतनी गहरी इतनी बड़ी गुफाएं उनमें से होकर बहती थी। मेजरलेस टू मैन, मनुष्य के लिए, यानी ईश्वर ही नाप सकते हैं, देवता ही उसका नाप ले सकते हैं कि भाई वो गुफाएं कितनी गहरी हैं, कितनी लंबी चौड़ी ऊंची हैं। बाकी इंसान के बस का रोग नहीं है उनको मेज़र करना। थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, डाउन टू अ सनलेस सी, और वो बहती हुई कहाँ जाती थी, टू अ सनलेस सी। देखिए एलिटरेशन का तो बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, पूरी पोएम में आपको एलिटरेशन देखने को मिलेगा। एस एस की साउंड कितनी रिपीट हुई है देखिए। तो वो नदी गुफाओं में से होकर बहती थी टू अ सनलेस सी, यानी अंध महासागर की ओर, जहाँ सूरज दिखाई नहीं देता है, उस महासागर की ओर। सो ट्वाइस 5 माइल्स, सो इसके लिए, यानी उस महल को बनाने के लिए, उस प्लेजर डोम को, उस आरामगाह को बनाने के लिए, ट्वाइस माने 2 बार, 5 माइल्स 5 मील, तो 5 मील को जब 2 बार लेंगे तो 10 मील हो गई। तो कितनी ज़मीन जब्त की गई या कितनी ज़मीन निश्चित की गई, 10 मील जगह। सो ट्वाइस 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, ऐसी नहीं कि ऊसर बंजर ज़मीन को ले लिया जाए कि भाई यहाँ पर कुछ उग नहीं रहा है तो चलो इस पर महल ही बना लेते हैं, नहीं, ऐसी नहीं, फर्टाइल लैंड ली गई। 10 मील उपजाऊ ज़मीन ली गई, और उसको क्या किया, विद वॉल्स, दीवारों से, एंड टावर्स, और मीनारों से, वर गर्डल्ड राउंड, गर्डल माने घेर देना, राउंड चारों ओर से। तो 10 मील जगह को, और जगह को भी ध्यान रखिएगा, ऐसी वैसी जगह नहीं, फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल ज़मीन को 10 मील को घेर दिया गया चारों तरफ से। किस चीज़ से घेर दिया गया, विद वॉल्स एंड टावर्स, दीवारों से और मीनारों से। एंड देयर वर गार्डन्स, और वहाँ क्या था, बगीचे थे, ब्राइट चमकते हुए, विद सिन्यूअस रिल्स, सिन्यूअस होती हैं मतलब सरपेंटाइन, जिगजैग वे में बहने वाली, टेढ़े मेढ़े नदियाँ आपने देखी होंगी, सीधी सीधी तो बहती नहीं, रिल्स वही छोटी छोटी नदियाँ, रिव्यूलेट्स आप कह सकते हैं रिल्स को। तो छोटी छोटी नदियाँ, हमारे यहाँ बम्बे होते हैं, नहरें होती हैं, तो वो छोटी छोटी नदियाँ चमकती हुई उन गार्डन्स के बीच में से बह रही थीं। वेयर, जहाँ, यानी उन बगीचों में, वेयर किसके लिए आया है, उन गार्डन्स के लिए आया है, बगीचों के लिए आया है, जहाँ ब्लॉसम्ड मीन्स उगते थे, खिलते थे, मैनी, मैनी बहुत सारे, एंड इंसेंस बियरिंग ट्रीज, इंसेंस माने खुशबू होती है, बियरिंग धारण करने वाले, ट्रीज माने पेड़, यानी बहुत सारे खुशबूदार फूलों वाले पेड़ उस बगीचे में या उन बगीचों में थे। गार्डन्स है ना, एक बगीचा तो है नहीं, 10 मील की जगह बहुत होती है, तो उनमें बहुत सारे खुशबूदार फूलों वाले पेड़ थे। एंड हियर, और यहाँ पर वर थे, फॉरेस्ट्स जंगल, एंशियंट प्राचीन, एज द हिल्स जितनी के पहाड़ियाँ थीं। अच्छा, जो पहाड़ियाँ होती हैं आपको मालूम ही है, उनकी वो बहुत पुरानी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो राजस्थान में एक रेंज है अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो बहुत पुरानी है। तो जो पहाड़ियाँ हैं वो देखिए मिट्टी जमकर इतनी कठोर हो गई है कि पत्थर बन गई है, वो पहाड़ियाँ बनने में करोड़ों साल लगते हैं। तो अब ये जो जंगल है, लेकिन जंगल की आप जानते हैं एक लाइफ होती है, जो पेड़ हैं उनकी इतनी लंबी लाइफ नहीं होती जितनी कि हिल्स की होती है, पहाड़ियों की होती है। पहाड़ियाँ हज़ारों लाखों करोड़ों साल पुरानी हो सकती हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट हैं उनकी लाइफ इतनी तो नहीं होती,
कोई पेड़ कितना जिएगा, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल? मुझे नहीं लगता कि 1000 साल से ज़्यादा कोई पेड़ जी पाएगा। बरगद का पेड़ हमारे यहाँ माना जाता है बहुत पुराने होते हैं, वो हज़ारों साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन इतने पुराने जितने कि हिल्स हैं ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अब क्योंकि एससी कॉलरेज लिख रहा है और महल किसका बन रहा है, कुबला खान का बन रहा है, तो भाई यहाँ तो हर चीज़ निराली होगी ना। लिखने वाला भी निराला है और जिसके बारे में लिख रहा है वो भी निराला है। तो यहाँ जो फॉरेस्ट हैं, एंड हियर वर फॉरेस्ट, और यहाँ जंगल थे, एंशियंट एज द हिल्स, उतने ही पुराने जितनी के पहाड़ियाँ थीं। यानी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखाई देंगी। एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी। एनफोल्ड, फोल्ड माने मोड़ना होता है या घेरना होता है, और एनफोल्डिंग यानी उन्होंने घेर रखा था सनी स्पॉट्स, सनी यानी धूपदार, स्पॉट्स माने धब्बे होते हैं, ऑफ ग्रीनरी हरियाली के, यानी हरियाली के स्पॉट्स का मतलब यहाँ हुआ हरे भरे मैदानों को। यानी जंगलों ने, ये जो प्राचीन जंगल थे, पुराने जंगल थे और उतने पुराने जितने की पहाड़ियाँ थीं, इन्होंने, जंगलों ने घेर रखा था हरे भरे मैदानों को। और जहाँ सनी स्पेशली इसलिए आया है क्योंकि जंगल में तो धूप होती नहीं। किसी जंगल में आप घुसिए, इतने घने होते हैं कि सूरज की धूप तो वहाँ नीचे आती नहीं। तो ये जो ग्रीनरी थी, ये जो मैदान थे, वहाँ तो धूप थी, है ना, सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, तो धूपदार मैदान हरियाली के, और उनको एनफोल्ड कर रखा था इन जंगलों ने, घेर रखा था इन जंगलों ने। क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको कोशिश की है एक एक शब्द समझाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ओह, लेकिन अरे, दैट डीप रोमांटिक चेज़्म, दैट वो डीप गहरा, रोमांटिक मीन्स आश्चर्यजनक, रोमांटिक मीन्स देखिए रोमांटिक के बहुत सारे मीनिंग हैं। ये जो शब्द है रोमांटिक अपने आप में एक बड़े विस्तृत अर्थ को समाये हुए है। यहाँ रोमांटिक का मतलब होता है काल्पनिक होता है, प्यार से भरा होता है, इमेजिनेशन से भरा होता है, यानी जितनी चीज़ें जो इंसान को अपनी ओर खींचने वाली होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, चार्मिंग होती हैं, एन्चांटिंग होती हैं, वो रोमांटिक होती हैं, अपनी ओर खींचती हैं ना। अब जैसे फिल्मों में रोमांस होता है तो वो देखने में अच्छा लगता है ना। या फिर जितनी काल्पनिक चीज़ें हैं, जब हम एंशियंट टाइम्स के बारे में सोचते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए रोमांटिक हो जाती हैं, कल्पना से भरी हुई हो जाती हैं। तो दैट डीप रोमांटिक चेज़्म, वो गहरा काल्पनिक दर्रा। अब ये दर्रा इतना गहरा है कि वो बड़ा देखने में रोमांटिक लग रहा है। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी दर्रों की, देखने में वाकई में वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। आप नेचुरल सीनरी की वीडियो देखिए या तस्वीरें देखिए, बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो वही रोमांटिक चीज़ है, बड़ा खूबसूरत सा दर्रा है। विच स्लेंटेड, स्लेंट माने स्लोप होना, ढाल होना, जो कि ढालू था। डाउन द ग्रीन हिल, डाउन माने नीचे की ओर, ग्रीन हिल हरी भरी पहाड़ियों की ओर, एथवार्ट मीन्स अक्रॉस, पार, अ सेडान कवर, सेडार के कवर मतलब आप कह सकते हैं जंगल। जो सेडार के पेड़ों का जंगल था, उसके आर पार एक स्लोप था, यानी उस दर्रे का जो स्लोप था उस जंगल के पूरे आर पार था। बड़ा सा दर्रा था, बड़ा सा स्लोप था, जो कि आर पार था। एथवर्ड माने आर पार था। अ सेडान कवर, यानी सेडान को आप, सेडार ट्रीज को हिंदी में देवदार के पेड़ बोलते हैं ना, तो देवदार के पेड़ों का जो जंगल था, कवर जंगल वहाँ पे पूरे में छाए हुए थे, देवदार के पेड़ होते हैं पहाड़ी एरिया में, तो उनके आर पार था। अ सैवेज प्लेस, ये जगह कैसी थी? सैवेज माने जंगली, बिल्कुल जैसे जो चीज़ें सफिस्टिकेटेड हो जाती हैं, जिनमें इंसान का दखलंदाजी हो जाती है,
जैसे जो शहर हैं वो सैवेज नहीं है, वो सफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, शहरी हो जाते हैं। लेकिन सैवेज प्लेस क्या है, जहाँ इंसानों की दखलंदाजी अभी तक नहीं हुई है, वो प्लेस जंगली होती है, वो सैवेज होती है। तो एकदम नेचुरल, एकदम प्राकृतिक, एकदम जंगली जगह, ऐसी जगह बिल्कुल जहाँ इंसान ने अभी तक दखल नहीं दिया है। एज होली एंड एन्चांटेड, वो इतनी पवित्र और इतनी एन्चांटेड, चार्मिंग, खूबसूरत, जादुई, मैजिकल, मेरेक्युलस, कितने सारे शब्द आप यूज़ कर सकते हैं एन्चांटेड को डिस्क्राइब करने के लिए या एन्चांटेड का आप मीनिंग बताने के लिए। तो ये जो जगह थी बड़ी होली, पायस कह सकते हैं आप, पवित्र, और एन्चांटेड को आप चार्मिंग कह सकते हैं, मैजिकल कह सकते हैं, मिरेक्युलस कह सकते हैं। तो बड़ी पवित्र और बड़ी शानदार, बड़ी आश्चर्यजनक, बड़ी आकर्षक ये जगह थी। एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड, एज वो इतनी एन्चांटेड थी, एवर जो कभी देखी गई हो, बीनीथ नीचे, अ वेनिंग मून, एक तो वैक्सिंग मून होता है जब चंद्रमा बढ़ता है, बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है, एक घटता हुआ चंद्रमा होता है, तो उसको वेनिंग मून कहते हैं। जैसे कि पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटने लगता है, घटते घटते ख़त्म हो जाता है ना। नो मून डे होता है, जैसे अमावस्या होती है, अमावस्या को चंद्रमा दिखता नहीं है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे दिखने लगता है, तो वो वैक्सिंग मून कहलाता है ना। और पूर्णमासी के बाद फिर वो वेनिंग मून हो जाता है, घटने लगता है। तो बीनीथ अ वेनिंग मून, घटते हुए चंद्रमा के नीचे, वॉज हॉन्टेड, हॉन्ट माने बार बार जाना, किसी खाली जगह में, हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं जिनमें भूतिया महल होते हैं, जिनमें भूत आते रहते हैं, तो वो जगहें हॉन्टेड कहलाती हैं। ऐसी खाली बड़ी हवेलियाँ, बड़े महल, है ना, ऐसी जगहें जहाँ पर निर्जन होती हैं, कोई नहीं आता जाता, तो वहाँ पर कौन आता है, भूत आते हैं, चुड़ैलें आती हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ ख़ास लोग। अब यहाँ कुछ ख़ास अभी आपको आगे को देखने को मिलेगा, यहाँ कौन ख़ास आ रहा है। वॉज हॉन्टेड, तो जहाँ आया करती थी, जो हॉन्टेड का मतलब अब आप यहाँ विजिटेड लगा लीजिए, है ना, जहाँ जाया करता था कौन, या जाया करती थी कौन, बाय वुमन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर, वुमन एक औरत, वेलिंग रोती हुई, फॉर हर डेमन लवर अपने राक्षस प्रेमी के लिए। अब देवी देवता राक्षस, इनकी एक टेंडेंसी रही है ह्यूमन बीइंग्स को परेशान करने की। आप कहीं का भी हिस्ट्री देखिए या कहीं की भी माइथोलॉजी देखिए, हिस्ट्री में तो खैर ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये चीज़ें माइथोलॉजी में आती हैं। चाहे आप ईस्टर्न माइथोलॉजी देखिए, हमारे यहाँ इंद्र ने बड़ा परेशान किया है, हालांकि राजा है वो देवताओं का, लेकिन गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, उसके साथ उसने बड़ा गलत कार्य किया, और बेचारी को सज़ा किसको मिली, अहिल्या को। यानी गलती यहाँ पर इंद्र की ज़्यादा थी, लेकिन सज़ा अहिल्या को मिली थी, उसको बहुत दिनों तक पत्थर बन के रहना पड़ा, गौतम ऋषि ने उसको श्राप दे दिया था। ऐसे ही यहाँ वेस्टर्न माइथोलॉजी में भी इसी तरीके के देवी देवता और राक्षस रहे हैं, जो इंसानों के साथ अपने संबंध बनाते रहे हैं और फिर उनको छोड़कर जाते रहे हैं। अब यहाँ पर जिक्र है एक औरत का जो वेलिंग रो रही है फॉर हर डेमन लवर, अपने राक्षस प्रेमी के लिए, जिसने उसके साथ प्यार का ढोंग रचाया, मोहब्बत का ढोंग रचाया और फिर उसको छोड़कर चला गया, और वो रोती हुई इस जगह पर घूमती रहती है, अपने उस डेमन लवर को ढूंढती रहती है जो उसको छोड़कर गायब हो गया। एंड फ्रॉम दिस चेज़म, और इस दर्रे से, विद सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, सीजलेस माने होता है बिना रुके, टर्मोइल, आप इसको टर्मोइल को शोर कह सकते हैं, बेचैनी कह सकते हैं, सीदिंग खदबदाहट होती है, खड़बड़ाहट, जैसे जब कोई झरना बह रहा होता है तो आवाज़ आ रही होती है,
तो यहाँ पर एक लगातार शोर है पानी का, और ये पानी का जो ये झरना का है, आप अक्सर देखा होगा कि झरने कहीं से भी निकल आते हैं पहाड़ों में। तो यहाँ एक सीजलेस बिना रुके टर्मोइल शोर है, सीदिंग खदबदाहट है, या फिर वो कलकल की आवाज़ है, वो कह सकते हैं, खौलता हुआ पानी है। एज इफ, जैसे कि दिस अर्थ, ये ज़मीन, इन फास्ट थिक पेंट्स, फास्ट माने तेज, और थिक माने वैसे तो मोटा होता है, थिक माने घना होता है, और पेंट माने हाँफना होता है। वर ब्रीदिंग, सांस ले रही हो, यानी बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए, हाँफते हुए सांस ले रही हो। धरती तो आपको मालूम ही बहुत तेज़ी से दौड़ रही है, और यहाँ पर जो झरना निकल रहा है, जो झरना बह रहा है, वो उसका पानी जैसे धुआं छोड़ रहा है, खौल रहा है और लगातार बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती दौड़ते दौड़ते हाँफ रही हो, बहुत तेज़ी से हाँफते हुए सांस ले रही हो, इस तरीके की आवाज़ आ रही है झरने की। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पेंट्स वर ब्रीदिंग, पेंट माने हाँफना होता है, ब्रीदिंग माने सांस ले रही हो हाँफते हुए तेजी से। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड। अ माइटी, एक बड़ा तगड़ा, बहुत ताकतवर, जबरदस्त, फाउंटेन माने झरना, मोमेंटली मीन्स एवरी मोमेंट या लगातार, वॉज फोर्स्ड माने पैदा हो रहा था, पानी उसमें से लगातार निकल रहा था। एमिड मीन्स बीच में, हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेंट बर्स्ट, हु जिसके, स्विफ्ट फास्ट, हाफ इंटरमिटेड, हाफ इंटरमिटेड का मतलब आप कह सकते हैं जब झरना गिर रहा है ऊपर से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी अपनी जगह पर ठहरा सा हुआ है, ठहरा हुआ सा दिखेगा आपको पानी। तो हाफ इंटरमिटेड उसी के लिए आया है, जैसे आधा ठहरा हुआ सा। बर्स्ट, बर्स्ट माने फटना होता है या उफान होता है, तो आधा ठहरा हुआ सा उफान। उसके बीच में क्या है, ह्यूज, बड़े बड़े विशाल, फ्रैगमेंट्स, टुकड़े, तो चट्टानों में से निकलते हैं झरने, और उनके साथ चट्टानों के टुकड़े भी गिरते हैं। आपने तो देखा होगा कि नदियाँ, झरने अपने साथ कितने बड़े बड़े पत्थरों को बहा ले जाते हैं, वो घिसते जाते हैं, रगड़ते जाते हैं, उनसे बालू बनती है, रेती बनती है, जो आगे जाकर मैदानों में वो छोड़ देते हैं। तो ह्यूज फ्रैगमेंट्स, बड़े बड़े टुकड़े, वॉल्टेड माने जो उछलते हैं, लाइक जैसे कि, रिबाउंडिंग माने उछलते हुए, हेल, हेल किसको बोलते हैं, जो ओले गिरते हैं, बारिश के साथ ओले गिरते हैं, उसको हेल बोलते हैं। तो वो कैसे उछलते हैं, आपने देखा होगा ओलों को गिरते हुए, एकदम ऊपर से आते हैं ना, बहुत तेज़ी से आते हैं और ज़मीन से टकरा के फिर वो उछलते हैं। तो ज़मीन से टकरा के जो उछलना, वो क्या कहलाता है, रिबाउंड। तो ये जो टुकड़े हैं बड़े बड़े, वो ऐसे उछल रहे हैं, वॉल्ट माने उछल रहे थे, लाइक जैसे कि रिबाउंडिंग हेल, उछलते हुए ओले। और या फिर चैफी ग्रेन, और या फिर कैसे उछल रहे थे, चैफी ग्रेन। चैफ क्या होता है, भूसा होता है। अब तो खैर थ्रेशर में अनाज निकलता है। ये जो पोइम जिस ज़माने की है, रोमांटिक एरा की है, रोमांटिक एज की है। तो उस वक्त तो थ्रेशर नहीं थे, अनाज पीटा जाता था, फिर हवा में बरसाया जाता था। आज वो नज़ारे आपको तो देखने को नहीं मिलेंगे, हमने देखे हैं वो नज़ारे जब अनाज पीटा जाता था हाथ से और बरसाया जाता था हवा से। तो ये चैफी ग्रेन, चैफी मतलब जो अनाज है उसके ऊपर का भूसा, छिलका कहलाता है चैफ। तो छिलके वाला अनाज, बीनीथ नीचे, द थ्रेशर्स फ्लेल, थ्रेशर जो अनाज को पीट रहा है, और फ्लेल क्या है, वो मूसल है। भाई हाथ से तो पीट नहीं सकते आप अनाज को, क्या लेते हैं, मोटा सा डंडा लेते हैं, मूसल बोलते हैं उसको। तो थ्रेशर यानी पीटने वाले के मूसल के नीचे से जब पीटते हैं तो अनाज उछलता है ना, तो ऐसे उछल रहे हैं वो टुकड़े,
तो ये एक इमेज है, एक तस्वीर है। अगर आपने देखी है गांव में ऐसी तस्वीर तो आप समझ बेटर पाएंगे उसको, लेकिन फिर भी आप अपनी कल्पना से ही समझ लीजिए जैसा मैंने आपको बताया है। तो जब मूसल से थ्रेशर यानी अनाज को पीटने वाला पीटता है तब वो अनाज उछलता है दूर दूर, तो वैसे ही ये पत्थर उछल रहे हैं। एंड एमिड, यहाँ ए गायब है क्योंकि ऊपर कॉमा लगा हुआ है, इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी लगा के एक लेटर को ओमिट कर देते हैं। एंड एमिड और बीच में, दीज इनके, डांसिंग नाचते हुए या उछलते हुए, रॉक्स चट्टानों के, एट वंस एकदम से, एंड एवर और हमेशा के लिए, इट फ्लंग अप मोमेंटली द सैक्रेड रिवर। तो इन चट्टानों के बीच में और इन उछलती हुई नाचती हुई चट्टानों के बीच में से, इट फ्लंग अप यानी उछल रही है, तैर रही है, बह रही है, मोमेंटली लगातार, द सैक्रेड रिवर पवित्र नदी। इस पवित्र नदी का ऊपर जिक्र आया है, एल्फ नाम बताया गया है उस नदी का, तो वो बह रही है। 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale, the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man, and sank in tumult to a lifeless ocean. 5 miles 5 मील, मीएंडरिंग क्या होता है? ये वही जिगजैग वे यानी सीधा रास्ता, कभी ऐसे नदी ऐसे नहीं जाती सीधे। नदी कैसे जाती है? ऐसे 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 सांप की तरह लहराती हुई, तो वो जो चाल है वो मीएंडरिंग कहलाती है, लचकदार। द 5 miles मीएंडरिंग 5 मील लचकते हुए जिगजैग वे में, टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलते हुए, विद अ मेजी मोशन, मेजी भी वही है जिगजैग, मोशन गति से, थ्रू वुड एंड डेल, कहाँ कहाँ से गुजरती है? थ्रू वुड जंगलों से, एंड डेल घाटियों से, द सैक्रेड रिवर पवित्र नदी, रेन मैन से बहती है। देन रीच्ड तब वो पहुँचती है, द केवर्न्स गुफाओं में, जो कि मेजरलेस हैं, यहीं नापी नहीं जा सकती, टू मैन मनुष्य के द्वारा। एंड सिंक और डूब जाती है, इन ट्यूमल्ट अपने शोर में, टू अ लाइफलेस ओशन यानी बिना जीवन के, यानी कि शांत समुद्र में। नदियाँ तो शोर मचाती हैं लेकिन समुद्र शांत होता है, लेकिन समुद्र में कभी कभी बहुत बड़ी सुनामी आती हैं, लेकिन वैसे जनरली समुद्र शांत रहता है, तो उसको लाइफलेस ओशन बोला है। और अपने शोर के साथ वो डूब जाती है, सिंक माने डूबना होता है, सैंक उसकी सेकंड फॉर्म है। तो शांत समुद्र में वो शोर मचाती हुई नदी डूब जाती है। एंड एमिड दिस ट्यूमल्ट कुबला हर्ड फार फ्रॉम फार, एंड एमिड और बीच में, दिस ट्यूमल्ट इस शोर के बीच, कुबला हर्ड कुंबला ने सुना, फ्रॉम फार दूर से आती हुई, एंसेस्ट्रल वॉइसेस अपने पूर्वजों की आवाज़ें, प्रोफेसिंग जो कि भविष्यवाणी कर रही थीं, वॉर युद्ध की, द शेडो परछाई, ऑफ द डोम उस महल की, ऑफ प्लेजर आनंद के, उस आरामगाह की, उस आनंद के महल की परछाई, फ्लोटेड तैर रही थी, मिडवे बीच में, ऑन द वेव्स लहरों के, वेयर वॉज हर्ड जहाँ सुना गया, द मिंगल्ड मेजर, मिंगल्ड माने मिली हुई, मेजर आवाज़, जहाँ मिली जुली आवाज़ सुनाई दे रही थी, फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, कहाँ कहाँ से आ रही थी आवाज़? फ्रॉम द फाउंटेन झरने से, एंड द केव्स और गुफाओं से। ये मैंने यहाँ पर चीतक पोता कर रखा है सब। द रिदमिकल साउंड इश्यूइंग फोर्थ फ्रॉम द फाउंटेन एंड द रिवर फ्लोइंग एमंग द केव्स। तो ये जो मिंगल्ड मेजर है, मतलब कि जो रिदमिकल साउंड आ रही है, लयबद्ध आवाज़ आ रही है, कहाँ कहाँ से? फाउंटेन से, झरने से और नदी से, जो कि केव्स के बीच बह रही है।
फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इट वॉज अ मिरेकल, ये एक चमत्कार था, ऑफ रेयर डिवाइस, एक बड़ा विरला, रेयर माने जो आसानी से देखने को नहीं मिलता, डिवाइस तरीके का, तो ये बड़े विरले तरीके का जो कि आसानी से देखने को नहीं मिलता, इस तरीके का एक चमत्कार था। अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस, क्या चमत्कार था देखिए तो। अ सनी यानी धूप से भरी हुई, प्लेजर डोम आरामगाह यानी महल, आनंद का महल, विद केव्स ऑफ आइस जिसमें बर्फ़ की गुफाएं थीं। ऐसा कैसे, यानी जहाँ धूप भी हो और बर्फ़ भी हो, ये तो बड़ा ही इम्पॉसिबल है। यानी जहाँ धूप पड़ेगी वहाँ बर्फ़ कैसे होगी, और जहाँ बर्फ़ होगी इसका मतलब वहाँ धूप नहीं है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही चीज़ें थीं, तभी तो उसको रेयर डिवाइस बोला है, तभी तो उसको मिरेकल बोला है। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, यानी धूप भी है वहाँ पर और केव्स ऑफ आइस, बर्फ़ की गुफाएं भी हैं। आगे क्या है देखिए तो। अ डैमसेल, डैमसेल माने लड़की, अब उसको एक लड़की दिखाई देती है। विद अ डलसिमर, डलसिमर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य यंत्र है। आप इसको हमारे यहाँ जैसे एक तारा बजाती हुई आपने देखी होंगी फिल्मों में, लड़कियाँ बड़ी रहस्यमयी लड़कियाँ, एक दो पुरानी फिल्मों में देखी होंगी, नई फिल्मों में तो मुझे कोई याद नहीं है। आपने देखी हो, एक पुरानी फिल्म है, चलिए आपको क्या बताऊँ, आपको तो आपने देखी नहीं होंगी। खैर, तो यहाँ क्या है, ए डैमसेल एक लड़की है, विद अ डलसिमर जिसके पास डलसिमर यानी कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र है, संगीत यंत्र है। इन अ विज़न वंस आई सॉ, और वो लड़की इन अ विज़न एक सपने में, वंस एक बार, आई सॉ मैंने देखी थी। इट वॉज एन एबिसिनियन मेड, ये एक एबिसिनिया की लड़की थी। एबिसिनिया को अब इथियोपिया बोलते हैं, है ना। तो ये एक इथियोपियन लड़की थी जो डलसिमर बजाती हुई मेरे सपने में आई थी, मैंने अपने सपने में देखी थी। एंड ऑन हर डलसिमर, और अपने डलसिमर पर, शी प्लेड वो बजा रही थी, सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, सिंगिंग गाती हुई, ऑफ माउंट एबोरा, माउंट एबोरा के बारे में, यानी ये भी इथियोपिया का कोई पर्वत है जिसके बारे में वो गा रही थी। कुछ पर्वत बड़े रहस्यमयी होते हैं, बड़े रोमांचक होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े रोमांटिक होते हैं, तो ऐसा माउंट एबोरा है जिसके बारे में वो गा रही थी, गीत गा रही थी। और इतना खूबसूरत गीत वो गा रही थी, ये सपने में उसने देखा था कि अगर कुड आई रिवाइव, अगर मैं, रिवाइव माने होता है पुनर्जीवित करना, है ना, फिर से, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, रिवाइव का मतलब टू ब्रिंग बैक टू लाइफ होता है। तो कुड आई रिवाइव, अगर मैं पुनर्जीवित कर पाता, फिर से याद कर पाता या फिर से सुना पाता, कुड आई रिवाइव विद इन मी, अपने अंदर अगर पुनर्जीवित कर पाता उस गीत को, हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, हर सिम्फनी उसकी उस धुन को, है ना, उसकी उस लय को, एंड सॉन्ग और उसके गीत को, वो जो गीत गा रही थी, वो जिस धुन में गा रही थी, अगर मैं उस धुन को, उस गीत को अपने अंदर फिर से जगा पाता तो क्या होता। टू सच अ डीप डिलाइट, इतनी गहरी खुशी में, यानी यहाँ डीप डिलाइट एक एक्सटेसी हो गई। जब एक्सटेसी होती है तो इंसान पागल हो जाता है ना, कुछ दुख में भी आदमी पागल हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुशी में भी आदमी पागल हो जाता है। तो यहाँ क्या होता, डीप डिलाइट, बहुत गहरी खुशी, पागलपन की हद तक, एक फ्रेंजी मेरे अंदर पैदा हो जाती, एक पागलपन पैदा हो जाता। टू सच अ डीप डिलाइट इट वुड विन मी, यानी ये जो इट का मतलब यहाँ वो गीत, वुड विन मी, मुझे ले जाता, मुझे खींच ले जाता ऐसे पागलपन की ओर, दैट के विद म्यूज़िक, संगीत के साथ, लाउड एंड लॉन्ग, शोर से भरा हुआ, बहुत तेज आवाज़ वाला और एक लंबा सा गीत, आई वुड बिल्ड, मैं बना देता, दैट डोम, उस महल को, इन एयर, हवा में, यानी अपने गीत के द्वारा, अपनी कविता के द्वारा, अपने संगीत के द्वारा मैं गाकर हवा में
उस महल को बना देता, रिक्रिएट कर देता, रिवाइव कर देता। यानी मैं ऐसी कविता गाता, ऐसी कविता सुनाता लोगों को कि उनको हवा में वो महल दिखाई देता। शब्दों के माध्यम से मैं उसको रिक्रिएट कर देता उस महल को। दैट सनी डोम, वो जो खूबसूरत धूप से सजा हुआ, धूप से नहाया हुआ वो महल मैं फिर से रिक्रिएट कर देता हवा में। दोज केव्स ऑफ आइस, वो बर्फ की गुफाएं मैं फिर से रिक्रिएट कर देता अपनी कविता के माध्यम से। दैट, ताकि ऑल, वो सब लोग हु हर्ड, जो सुनते, मेरी कविता को सुनते, शुड सी देम देयर, शुड सी देख पाते, देम उनको, देयर वहाँ हवा में देख पाते। किस किस चीज़ को? उस महल को, उन बर्फीली गुफाओं को हवा में देख पाते। मैं उसको ऐसा रिक्रिएट करता अपनी कविता के माध्यम से कि सुनने वालों को वो महल दिखाई देता, उनकी कल्पनाओं में, उन हवा में दिखाई देता। एंड और ऑल शुड क्राई, सब के सब चिल्लाने लगते, बिवेयर बिवेयर, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, बच कर रहो, बच कर रहो। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, यानी जो जेब कतरों से सावधान। तो बिवेयर, सावधान हो जाओ, बच कर रहो। हिज फ्लैशिंग आइज, उसकी चमकती हुई आँखों से बच कर रहो, उसकी आँखों में आँखें मत डालना। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग नज़रें मिला के सम्मोहित कर लेते हैं, तो उसकी आँखों से बच कर रहो, उसकी आँखों में मत देखना। हिज फ्लोटिंग हेयर, उसके उड़ते हुए, उसके तैरते हुए बालों से बच कर रहो। वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, वी माने बना दो, अ सर्कल एक घेरा, राउंड हिम उसके चारों ओर, थ्राइस 3 बार, उसके चारों ओर 3 बार सर्कल बना दो। यानी जिससे ये जो मैजिक है उसका, उससे बच सकें, हम लोग बच सकें, इसलिए इसको 3 सर्कल बना दो इसके चारों ओर। एंड क्लोज योर आइज, और अपने आँखों को बंद कर लो, उसकी आँखों में मत देखना, अपनी आँखों को बंद कर लो। विद होली ड्रेड, होली पवित्र, ड्रेड माने भय से, अपनी आँखें बंद कर लो। सब लोग ये चिल्लाते, जब मैं ये कविता सुना रहा होता ना, तो सब लोग ऐसे चिल्लाते, अपनी आँखें बंद कर लो, उसकी आँखों में मत झांकना, वरना आप सम्मोहित हो जाओगे। फॉर ही, क्योंकि उसने, ऑन हनी ड्यू, हनी ड्यू माने पवित्र भोजन होता है, डिवाइन फूड होता है। हैथ फेड, उसने खा लिया है, उसने पवित्र भोजन खा लिया है ना, वो इस वक्त इंसान नहीं रहा, वो डिवाइन हो गया है। एंड ड्रंक, और उसने पी लिया है, द मिल्क ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का दूध भी उसने पी लिया है। यहाँ थोड़ा सा मुझे प्लेटो का प्रभाव दिखाई दे रहा है। प्लेटो जब कवियों के बारे में बात करता है तो इसी तरीके से बात करता है। अगर आपने रिपब्लिक पढ़ा है, प्लेटो का रिपब्लिक कई जगह सिलेबस में है, तो प्लेटो कवियों के बारे में ऐसे ही बात करता है भैया कि लोग, ये जो कवि लोग होते हैं ये कोई ह्यूमन बींग्स तो होते ही नहीं, ये पागल लोग होते हैं। और पागल भी ऐसे नहीं, छोटे मोटे पागल नहीं, बल्कि फाइन फ्रेंजी होती है उनके अंदर, डिवाइन फ्रेंजी होती है। वो मतलब एक दैवीय, एक ईश्वरीय चमत्कार, एक ईश्वरीय जादू के अंदर होते हैं, मतलब उसके प्रभाव में होते हैं। जब पोइट्स कविताएं लिखते हैं तो वो इंसान नहीं होते उस वक्त। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ डिस्क्रिप्शन है जो कॉलरिज ने दिया है कि अगर वो गीत मुझे याद होता तो मैं ऐसी कविता लिखता कि लोगों को हवा में वो महल दिखाई देता और वो चिल्लाते कि उसकी आँखों से बचकर रहो, उसके बालों को मत देखो, अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि उसने दैवीय भोजन खा लिया है, उसने स्वर्ग का दूध पी लिया है। तो ये कविता जैसा कि मैंने बताया था यहीं ख़त्म होती है, अधूरी है। 200 या 300 लाइन की होनी थी ये कविता, लेकिन जितनी भी है बड़ी खूबसूरत। चलिए, कविता समाप्त हुई और मैं यहाँ ये वीडियो भी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।